हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को यूपी टेट 2023 के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए मैथमेटिक्स के टाइप वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लेकर के प्रैक्टिस कराई जाएगी। देखिए, इसमें चैप्टर वाइज में हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस उठाएंगे। एक चैप्टर में जितने टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते रहे हैं उनको डील किया जाएगा। तो आप सभी के लिए ये लेक्चर्स बहुत ही उपयोगी होंगे, बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप सब अपने फ्रेंड्स को जोड़ते रहें, उनको लगातार ये शेयर करते रहें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टेट और सुपर टेट का सिलेबस लगभग सेम होता है और क्वेश्चन भी लगभग सेम टाइप के आते हैं। तो आपको ये लेक्चर सुपर टेट के लिए भी उतना ही फायदा करेंगे जितना ये यूपी टेट के लिए होंगे। तो यूपी टेट, सुपर टेट दोनों के जो भी सिलेबस के पार्ट्स मैच करते हैं वो सब आपको एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोग उनको भी पढ़ते रहें, देखते रहें और लोगों को जोड़ते रहें। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया है प्रथम 5 धन ऋण संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए, यहां पर बात आई है कि ऋण संख्या का मतलब होता है प्राइम नंबर, जिसको हम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। ध्यान रखें, यहां पर जो वर्ड है ऋण, इसका मतलब होता है अभाज्य संख्या, जिसको आप इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें याद रखें। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। ये आप सभी जानते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 को कहते हैं। क्योंकि हमें कितनी संख्या लेनी है? प्रथम 5 धन ऋण संख्या है। तो 2 के बाद अगली प्राइम नंबर होता है 3, फिर क्या होता है 5, और फिर क्या है 7, और उसके बाद आपका 11। इस तरीके से आपके ये पहले 5 प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं। आपसे कहा गया है कि इनका योग क्या होगा, तो बस केवल इनको जोड़ देना है और आंसर आपका आ जाएगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। तो 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 1, 18, 10, 28। इसको जोड़ने पर 28 हो रहा है, जोड़ दीजिएगा। बाकी एक बार चेक कर लेंगे। 11, 7, 18, 18, 5, 23, 3, 26, 2, 28। ठीक है, तो इस तरीके से इसका 28 आंसर हो जाएगा। तो आप सभी ने देखा जैसा कि प्राइम नंबर, तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं कि ये प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। आप सबको पढ़ा चुका हूं बहुत डिटेल में ये चीजें, लेकिन फिर भी जिनको नहीं पता उनके लिए देखिए, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर, जिनके गुणनखंड या तो 1 होगा या संख्या स्वयं होगी। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? यानी कि वो दी गई संख्या या तो 1 से विभाजित होगी या स्वयं से, इसके अलावा बीच में किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। जैसे हम 2 की बात करते हैं तो 2 या तो 1 से कटेगा, 1 से तो सभी संख्याएं कट जाती है, डिवाइड हो जाती है, और या स्वयं 2 से ही होगा। ऐसे ही 3 की बात करें तो 3 या तो 1 से कटेगा या तो 3 एकम 3 यानी अपने आप से ही कटेगा। ऐसे अगर 5 की बात करें तो 5 भी 1 से कटेगा या तो स्वयं अपने आप से कटेगा। लेकिन अगर मैं बात 4 की करूं तो आप देखिए 4 यहां पर 1 से तो कटेगा ही, साथ में 2 से भी कट जाएगा और फिर 4 अपने आप से कटेगा। तो यहां पर देखिए रूल वायलेट हो गया, यानी कि अभाज्य संख्या ये 4 नहीं कह सकते, क्योंकि 4 1 से और स्वयं से के अलावा 2 से भी कट रहा है। और रूल ये कहता है कि वही संख्या प्राइम या अभाज्य होगी जो सिर्फ 1 से विभाजित हो या फिर स्वयं से हो, इसके अतिरिक्त किसी और संख्या से ना हो। जैसे मैं बात करूं यहां पर 9 को देखिए बीच में नहीं प्राइम नंबर में लिया गया, क्योंकि 9 1 से कटेगा, साथ ही साथ 3 से भी कटेगा और फिर 9 अपने आप से भी कटेगा। तो 1 से और स्वयं से तो ये बात ठीक थी, लेकिन ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं 3 से हो रहा है, इसलिए 9 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्याओं को लिखने का तरीका और समझने का तरीका आप समझ गए होंगे, और आप सभी इसको मैक्सिमम जानते भी हैं कि कैसे इसको देखना होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग प्राइम नंबर्स का आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं एक बार प्राइम नंबर्स को, ऋण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अब देखिए जैसे 2 है, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा। देखिए 7 भी 1 से कटेगा या फिर अपने आप से कटेगा। फिर 9 नहीं होगा, 11 लिया जाएगा, फिर 13 होगा, फिर 17 होगा, फिर 19 होगा। इसी तरीके से फिर 21 नहीं होगा, 23 होगा। ये सब संख्याएं अभाज्य संख्याएं, इसी तरीके से आप इनको आगे बढ़ सकते हैं। ये सभी दी गई संख्याएं कैसी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। और इसमें एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन यूपी टेट का होता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? वो 2 है। ये बहुत तरह से घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाता है। सबसे छोटी प्राइम यानी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। इसको कई बार बोलते हैं कि देखिए इसमें जितनी भी संख्याएं अभाज्य हैं, बाकी की सभी संख्याएं 2 को छोड़ करके बाकी की सभी संख्याएं विषम है, सम नहीं है। लेकिन ये एकमात्र ऐसी संख्या है 2 जो कि सम भी है, यानी सम का मतलब क्या होता है? इवन नंबर भी है। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है उनको सम संख्या कहते हैं।
तो क्योंकि ये सम संख्या भी है और अभाज्य भी है, दो के अलावा ऐसी कोई संख्या और नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। क्योंकि आप जानते हैं जैसे 2 के बाद 4 है, ये सम है, तो ये 2 से कट ही जाएगा, 6 है 2 से कट जाएगा, 8 है 2 से कट जाएगा, 10 है 2 से कट जाएगा। हर एक सम संख्या 2 से जरूर कट जाती है, इसलिए कोई भी सम संख्या कभी भी अभाज्य नहीं होती, सिर्फ 2 के अलावा। तो इसमें कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि एकमात्र, आपसे पूछ लिया जाता है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या, जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, सम अभाज्य संख्या क्या है, तो आप लिखेंगे 2 है। या पूछते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। इसको मैं इसलिए इतना डिटेल कर रहा हूं क्योंकि लगभग हर बार ये प्रश्न यूपी टेट में पूछा ही जाता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, वो क्या होगा, वो भी आपका 2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भाषा बदल के पूछा जाएगा, लेकिन आप इसको ध्यान रखें। ऐसे ही अभाज्य के बाद एक कैटेगरी आती है भाज्य। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं उनको बोलते हैं जो एक से और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए। ठीक है, तो बाकी जैसे अभी आपने देखा था 4 एक से तो कटता ही है, स्वयं से भी कटता है और इसके अलावा बीच में 2 से भी कट जाता है। तो ये संख्या कैसी है? भाज्य। भाज्य संख्या वो होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए। जैसे 6 एक भाज्य संख्या है क्योंकि 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 स्वयं से भी कटता है, तो 6 कैसी संख्या? भाज्य है। ऐसे ही अभी आपने देखा 9 भी होगा, 1 से, 3 से और 9 स्वयं से भी कटेगा, तो ये संख्या भाज्य है। तो अगर पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या, प्रश्न आए सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आप बोलेंगे 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या किसको कहते हैं? 4 को। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। बस इसको पूछने का तरीका अलग होता है। कई बार ये पूछते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का अंतर क्या है, यानी सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का अंतर क्या है। तो आप जानते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और अभाज्य 2 है, इनका अंतर पूछा है, घटा दीजिए, आंसर आ गया 2। कई बार बोलेंगे सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योगफल क्या है, तो जोड़ दीजिए। कई बार बोल सकते हैं कि सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या है, तो आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, भागफल क्या है, तो भाग कर देंगे, तो 4 को 2 से भाग करेंगे 2 ही आएगा। इस तरीके से अंतर, योग, गुणा, भागफल कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक, लेकिन उसमें लैंग्वेज होगी। ये नहीं बोलेंगे कि 4 और 2 का अंतर क्या है, 4 और 2 का योगफल क्या है, ये तो फिर बच्चों की बात होगी। बात बहुत सिंपल सी है, लेकिन उसको आपके नॉलेज को चेक किया जाता है कि आप भाज्य और अभाज्य संख्या के कॉन्सेप्ट को समझते हैं या नहीं समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए एक एक्सप्रेशन दिया गया, ये a और b के लिए एक रूल दिया गया कि a की घात b बराबर 125। अगर कुछ ऐसा है a और b के लिए, तो b की पावर a क्या होगा। इससे ये समझ में आता है कि इस संख्या को हम इसी रूप में बदल दें। तो देखते हैं, इधर a की पावर b है और ये सब आप जानते हैं कि ये 5 की घात 3 को 125 कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप अगर इसकी तुलना करें तो जहां पर a है वहां इधर 5 है, जहां ऊपर पावर में b है वहां इधर 3 है। इसका मतलब a की जगह 5 और b की जगह 3 का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आपसे बोला गया है कि b की पावर a बताइए, तो b की पावर a, इसका मतलब b की जगह 3 है, 3 की पावर 5 है, 3 की घात 5, तो ये 3 गुणे 3 गुणे 3 5 बार होगा। ये तो आपको पता ही है कि जितनी घात होती है उतनी बार वो संख्या गुणे में। तो ये 9 9 81 गुणे 3, तो 243। 81 गुणे 3 करेंगे, 3 एकम 3, 3 और 24, 243 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो मुझे आशा है आप ऐसे प्रश्नों को समझ रहे हैं। ऐसे प्रश्न किसी भी रूप में क्यों ना दिए जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। a की पावर b, अब कई बार ऐसे लिख दिया जाए x की पावर y बराबर, इधर सपोज लिख दिया जाए 81। अब आपसे कहा जाए कि आप y की पावर x बताएं, ठीक है, या कह दें कि x इंटू वाई बताएं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो पहले इसको उस रूप में बदलिए, जैसे x की पावर y इधर है और इसको हम 81 को कह सकते हैं। कई तरीकों से इसको बदला जा सकता है। सपोज यहां पर हमने लिख दिया 3 की घात 4, ये भी 81 है। ठीक, या 9 की घात 2 कह सकते हैं, वो भी 81 है। ठीक, इसी को हम 9 की घात 2 भी कह सकते थे। ठीक, ये हो गया।
तो अब आप इसको देखेंगे, इस रूप में लिखने के बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर y की घात x है तो 3 की घात 4 है, ठीक। तो y क्या होगा, 4 होगा और x 3 होगा। तो y की जगह 4 और x की जगह 3 कर देंगे। तो ये आपका 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 4 चौके 16 चौके 64 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको आराम से कर सकते हैं। और वही चीज यहां पर अगर हम करेंगे x और y ले लेंगे तो 3 गुणे 4 तो 4 3 12 हो जाएगा। तो ऐसे टाइप से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं और वो ऑप्शन में वही नंबर आपको दिए जाएंगे और कोई नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप आई होप समझ गए होंगे। अगर 9 की घात 2 को देखें तो यहां पर देखिए, अगर यहां पर हम लोग देखते हैं तो 9 की घात 2 के हिसाब से ऑप्शन दिए जाएंगे। ए बी सी डी में जो ऑप्शन होंगे वो 9 की घात 2 के हिसाब से होंगे। तो इस तरीके से आप इन चीजों को डील कर सकते हैं, ठीक है। एक टाइप था, मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे कोई भी प्रश्न इस रूप में बन सकते हैं। जैसे a की घात b बराबर आपके यहां 32 दे दिया जाए तो आपसे कहा जाए b की घात a बताइए। तो अब आप क्या करेंगे, इसको देखिए 2 की घात कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 5 बार गुणा करेंगे तो ये लिख सकते हैं। तो अब आपसे कहा जाए, सॉरी a की घात b 32 था तो a की घात b ये हो जाएगा। अब आपको बताना था b की घात a, तो अब आप क्या करेंगे, a की जगह 2 है और b की जगह 5 है। तो अब इसको यहां पर पुट कर दीजिए, b की जगह 5 कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए। तो 25 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। इस तरीके से कोई भी प्रश्न बन सकता है और आप उसको आराम से डील कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है, आराम से आप इसको डील कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यदि संख्या 6 2 5 3 2 9 1 5 1 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो a के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा। इसमें देखिए ऑप्शन ले लिए गए क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो अब आप इसको देखेंगे, इसमें a की जगह पर सबसे बड़ा कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, अब 6 से विभाज्यता की शर्तों को देखेंगे। हमने आपको विभाज्यता के नियम यूपी टेट के पूरे कोर्स में पढ़ा रखा है कि विभाज्यता के नियम क्या क्या होते हैं। तो 6 से कोई संख्या कब डिवाइड होती है, 6 से कोई संख्या तभी डिवाइड होती है जब वो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। तो 2 से संख्या कटने के लिए वो संख्या सम होनी चाहिए, ठीक है। सम होना चाहिए, इसका मतलब यहां पर हमारे पास जो ऑप्शंस है उसमें ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि 6 से कटने के लिए दोनों संख्याएं 2 से भी कटना चाहिए और वो संख्या 3 से भी कटना चाहिए। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें 2 ऑप्शन तो क्या है, विषम है, जो कि पीछे किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो सम संख्या होनी ही चाहिए, क्योंकि वो 2 से कट रही है। 6 से चेक करने के लिए हमें 2 से भी चेक करना है, 3 से भी चेक करना है। तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे हट गए। अब बचता है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो अब इसमें क्या करेंगे, यहां या तो 6 होगा या तो 8 होगा, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता इस ए के स्थान पर जो हमें ज्ञात करना है। तो अब हम रूल लगाएंगे 3 से विभाजिता का। 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है, हर एक प्रत्येक अंकों का योगफल, अगर हम क्या करें, अंकों का योग करें, अंकों का योग जोड़ें, तो जो योगफल होना चाहिए वो 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए, 3 के पहाड़े में आना चाहिए। तो जोड़ के देखते हैं, 6 2 8 सबको जोड़ते हैं। 6 2 8 5 13 3 16 2 18, 18 और 9 27 1 28 5 33, 33 और साथ में ये प्लस a। अब आप सोचिए 33 के बाद कौन सी संख्या लिखें। अगर हम 6 लिखते हैं तो 33 6 39 होगा, अगर a की जगह 6 लेते हैं। और अगर ये 33 प्लस a की जगह यहां 8 रखते हैं तो ये कितना होगा, 41 होगा। 41 तो 6 से कटेगा नहीं, तो ये आप हटा दीजिए। 39 आपका जो है ये देख लीजिए आपकी ये संख्या, क्योंकि 39 होने पर पीछे 9 होने पर वो संख्या 3 से कट जा रही, 3 से भी विभाज्य हो जा रही। हाँ, तो इसलिए 3 से विभाज्य हो जा रही। 39 संख्या 3 के पहाड़े में आएगी। देखिए 3 एकम 3 और 3 3 9, ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 की विभाज्यता के नियम को फॉलो करता है, और 2 को तो फॉलो इसलिए करता है क्योंकि पीछे 6 और 8 दोनों 2 को फॉलो कर रहे थे। तो क्योंकि अब जो हमारे पास संख्या बन गई वो 6 2 5 3 2 9 1 5 और हमने a की जगह ले लिया 6। इससे देखिए क्या हुआ कि ये संख्या सम है, पीछे 6 है तो ये 2 से कटेगी ही कटेगी। और 3 से तो हम चेक ही कर चुके कि 39 योगफल हो रहा था और योगफल 3 से कट रहा था, इसलिए अब ये 2 और 3 दोनों से कट रही, तो ये दी गई संख्या अब पूरी की पूरी संख्या 6 से विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य होगी। ठीक, इसको आप ध्यान से समझें।
तो आप क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों में आपको विभाज्यता के नियम आते हैं तो बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, हमें इस संख्या को 6 से देखना था कि 6 से विभाजित होगी कि नहीं। इसके लिए आपको पता है कि जो संख्या 6 से कटेगी वो 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। ठीक, तो अब हमें 2 से चेक करने के लिए यहां पर कुछ भी होना चाहिए, लास्ट में कोई भी अंक वो सम होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका अंतिम अंक अगर सम संख्या है तो वो 2 से कट जाती है। तो पहले तो सम होना चाहिए, तो यहां हमारे पास 2 ऑप्शन विषम थे, इनको हमने हटा दिया। अब उत्तर आपका या तो 6 है या तो 8 है, इतना बचा। अब इसको चेक करने के लिए 3 की विभाज्यता का नियम लगा दीजिए। 3 की विभाज्यता के नियम ये कहता है कि हर एक अंक का योगफल करने पर टोटल संख्या जो बने वो भी 3 से कटनी चाहिए। तो हमने इसका योगफल किया तो यहां तक 33 हुआ, 33 के साथ प्लस ए लिखा। अब 33 में 6 जोड़ेंगे तो 39 बनेगा, 33 में 8 जोड़ेंगे तो 41 बनेगा। 41 3 से कटता नहीं तो ये हटा दीजिए, 39 3 से कट रहा है, इसका मतलब यही आंसर है। अब ये कंफर्म हो गया कि इस ए की जगह पर 6 होना चाहिए, ए की जगह पर 6 होना चाहिए, हमने यहां पर 6 रख दिया इस प्लेस पर। ये आपका हो गया, आपका आंसर राइट आंसर 6 हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखिए चीजों को। और विभाज्यता के नियम बेसिक से अगर आप पढ़ेंगे, सारे के सारे नियम आपको पढ़ाए गए हैं, फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो नए सिरे से आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो उसको नए सिरे से लेक्चर्स देने की कोशिश की जाएगी अगर आपको रिक्वायर्ड है तो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग। विषम संख्या आप सभी जानते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से नहीं डिवाइड होती हैं वो सब विषम संख्या है। जैसे आपको मालूम है कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से विषम संख्या होती है। तो ऐसे ही कितनी भी संख्या, जैसे 20 संख्या 1 से शुरू करेंगे तो 1 से 20 तक जाएंगे तो उसमें 10 संख्याएं सम होंगी, 10 विषम होंगी। ऐसे 1 से 40 तक जाएंगे तो उसमें 20 संख्याएं सम होंगी, 20 विषम होंगी। तो हमें पता है कि इसमें से कुल 20 संख्याएं आएंगी जो विषम होंगी, लेकिन हमें उनका योगफल बताना है। तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो देखिए ऊपर जैसे विषम संख्या हमने लिखी, अगर मैं आपसे पूछूं कि केवल 2 संख्याएं जो विषम है, 2 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो आप 1 और 3 को जोड़ेंगे, आप कहेंगे 4 होगा। फिर अगर हम कहें 3 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो आप 1, 3 और 5 को जोड़ेंगे, ये 9 होगा। 4 विषम संख्याओं का हम बोले योग कितना होगा, तो आप 1, 3, 5 और प्लस 7 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। ऐसे 5 विषम संख्याएं ली जाए तो आप पैटर्न को ध्यान दीजिए, अगर 5 विषम संख्याएं ली जाएं तो आपका ये 25 हो रहा है। भाई 16 यहां तक हुआ, 9 और बढ़ जाएगा 25। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो संख्याएं आई हैं जोड़ने पर, विषम संख्याओं को जोड़ा गया। प्रथम 2 विषम संख्याएं, प्रथम 3 विषम संख्याएं, प्रथम 4 विषम संख्याएं, प्रथम 5 विषम संख्याएं, इनके योगफल ये सामने लिखे गए हैं। इसमें आप पैटर्न एक देख रहे हैं कि जब 2 संख्याएं थी तो 4 आया है, मतलब 2 का वर्ग किया जाए तो 4 आ जाएगा। जब 3 संख्याएं हैं तो योगफल 9 आया है, मतलब 3 का वर्ग किया जाए तो 9 आ जाएगा। जब 4 विषम संख्याएं हैं तो योगफल 16 आया है, इसका मतलब अगर हम 4 का वर्ग करें तो 16 आ जाएगा। ऐसे ही 5 में देखिए 25 आया तो 5 का वर्ग करें 25 आ जाएगा। इसका मतलब अगर जितनी संख्याएं हो उनका वर्ग कर दिया जाए तो विषम संख्या का योग होता है। तो इसका मतलब अगर n संख्याएं हैं तो n का वर्ग कर दें, यही इस विषम संख्या का योग हो जाएगा। तो विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर होता है। ठीक, यानी वो जितनी संख्याएं हो उनका स्क्वायर कर दो बस। अब यहां पर पूछा गया है 1 से 40 तक, 1 से 40 में 20 संख्याएं होंगी, यानी n का मान 20 होगा। ऐसी 20 संख्याएं होंगी जो विषम होंगी और 20 ही संख्याएं सम होंगी। तो हमें क्योंकि विषम संख्याओं का योग बताना है तो बस 20 का वर्ग कर दीजिए, और 20 का वर्ग मतलब 20 गुणे 20 यानी 400। इस प्रश्न का उत्तर हो गया 400। ठीक, 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग कितना है, 400। ठीक, आई होप आप इसको समझ गए होंगे बहुत अच्छे से और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विषम संख्याओं का योग जितनी भी संख्याएं पूछी जाए बस उसका वर्ग कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आया है। अंक 0 कितनी बार आया है ये बताने के लिए क्या तरीका है, आप सिंपल सा तरीका है 1 से 100। 1 से 100 में आपको पता है 0 कहां मिलता है, तो 10 पे मिलेगा या 20 पे या 30 पे, ऐसी जगहों पर 0 मिलेगा। 40, 50, 60, 70 पे, 80 पे, ऐसे 90 पे, और फिर फाइनली 100 में 2 0 आ जाएंगे। बस वो इसी को, ये पूछा गया क्वेश्चन है किसी एग्जाम में, टीचिंग एग्जाम में ही लास्ट ईयर में, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। अब आप देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अगर 1 जोड़ते तो 10, बल्कि इसमें 2 है इसलिए 11, कुल 11 शून्य या 11 जीरो होंगे।
तो बस इसको आपको ध्यान में रखना है, 1 से 100 तक संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आएगा, 11 बार आएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया था किसी टीचिंग एग्जाम के ही उसमें, तो मैंने इसलिए ले लिया। कभी कभी बहुत सिंपल 1-2 क्वेश्चन भी रहते हैं प्रश्न पत्र में, तो प्रैक्टिस में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग। देखिए सम संख्याएं क्या होती है आपको मालूम है, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से 12, 14, तो इस तरीके से आपकी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। सम संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या है, जैसे 2 सम संख्याएं हैं तो इसका जब आप योग कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। ऐसे 3 सम संख्याएं लें तो 2, 4, 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, ऐसे 4 सम संख्याएं लें तो 2, 4, 6, 8, इसको जोड़ेंगे तो 12, 8, 20 हो रहा है। तो आप इसको ध्यान से देखिए, जब संख्याएं कितनी है 2 तो 6 आया, अगर इसको 1 बढ़ा के 3 से गुणा करें 6 आ जाएगा। संख्याएं कितनी है 3 को अगली संख्या से गुणा करें 3 चौके 12 आ जाएगा। संख्याएं कितनी है सम 4, तो 4 को अगर 1 से बढ़ा के गुणा करें 4 पंचे 20, यानी कि जितनी सम संख्याएं हो उनका योग बताना हो तो बस उसमें 1 बढ़ा के गुणा कर दीजिए। जैसे कोई कहता है 8 सम संख्याओं का योग बताइए, तो 8 को 9 से गुणा कर दीजिए, 8 9 72। इसी तरीके से आपसे कहा गया 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 10 को 1 बढ़ा के 11 से गुणा कर देंगे 110। ये आपका आंसर है इस प्रश्न के लिए, ये आंसर है। ठीक है, तो 10 सम संख्याओं का योग 110 होगा। तो इसको एक सूत्र में अगर लिखें तो ध्यान ये रखें कि अगर n सम संख्याएं हैं तो 1 बढ़ा करके गुणा करना है, तो सूत्र क्या होगा, n सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग वो होगा n+1, यानी जो संख्या है उसको 1 बढ़ा करके गुणा कर देंगे। ये आपका सूत्र। जैसे कोई कहता है कि अब मान लीजिए कि 9 सम संख्याएं हैं तो 9 को 10 से गुणा कर दिया, 9 10 90 हो गया। ऐसे ही बड़े संख्याएं भी हो जाएंगे, 50 सम संख्या तो 50 को 51 से गुणा कर दीजिए, 50 सम संख्या है तो 50 को 51 से गुणा कर देंगे, तो ये 0, 5 एकम 5 और 5 25, इस तरीके से। तो ऐसे ही आप बहुत इजीली आंसर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आशा है कि आप इसको ढंग से समझ गए होंगे। कॉन्सेप्ट भी जहां पर कोशिश की जा रही है, जहां पर आपके आए उनको भी समझा दिया जा रहा है, और टाइप वाइज क्वेश्चंस को भी डील किया जा रहा है। तो आप इनको ध्यान से समझें, सीखें। अब आगे आपसे कहा गया प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। 1, 2, 3, 4 इस तरीके से बढ़ते हुए अनंत तक, इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स कहे जाते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जिनकी हम गणना कर सकते हैं, उनको प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, और वो 1 से लेकर के अनंत तक होता है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछा जाए तो आप बता नहीं सकते, वो अनंत है, लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पता है कि वो 1 है। तो ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताई नहीं जा सकती, अनंत है। ठीक, तो ये हो गया। अब आपसे कहा गया था कि 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो n प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र लिख लीजिए। अगर आपसे कितनी भी, n का मतलब 10 है, 15 है, 20 है, जितनी भी हो, n प्राकृतिक संख्याओं का योग वो होता है n+1/2। बस इसमें मान रखना है। जैसे यहां कितनी संख्या है, 50। अब सपोज आप देखिए, हम छोटा एग्जांपल लेते हैं, 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो यहां अगर 3 रखें, 3 और यहां 3 1 4 हो जाएगा, बटे 2, 2 से 2 दूनी 4 कटेगा, फिर 3 दूनी 6 ही आ जाएगा। तो ऐसे ही जब 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताया गया तो n का मान आप 50 रख दीजिए। ठीक, तो यहां देखिए n का 50 रख देंगे, और गुणे में n+1 है तो 50 + 1 हो जाएगा, बटे 2। इधर है 50, ये हुआ 51 बटे में 2, 50 से ये कट जाएगा, कितना आएगा 25। अब आपको 25 गुणे 51 करना है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 51 को 25 से गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5 बचा 25, 2 एकम 2 तो 25, 10 5 7 2 12 75। तो इस तरीके से 12 75 आपका उत्तर हो गया। तो ध्यान रखें, इस तरीके से 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग आपका 1275। ऐसे ही आपको इसको गुणा करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है,
तो मुझे आशा है आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे और इस प्रकार के प्रश्न जितने भी पूछे जाएंगे वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे अगर आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे और ढंग से इनको सीखेंगे तो जरूर आप अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ 2-4 क्वेश्चंस और डील कर लेते हैं। अब देखिए आपके सामने 3-4 क्वेश्चंस और लिए गए। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सॉल्व करना है 1 + 2 + 3 + 4 करके 1 से लेकर के और 10 तक की संख्याओं का लगातार योग है। और इसमें मैंने आपसे बताया कि 1 से शुरू होने वाली प्राकृतिक संख्याएं जो होती है इनका योगफल का सूत्र अभी मैंने आपको बताया था n+1/2 होता है। तो सिंपल इसमें 10 संख्याएं हैं तो यहाँ 10 रख दीजिए और यहाँ 10 = 11 हो जाएगा बटे 2। भाई 10 संख्याएं हैं, इतना पार्ट अगर हम केवल उठाएं, इस प्रश्न का केवल इतना हिस्सा देखें तो इसको योगफल निकालना आराम से आप निकाल लेंगे इस सूत्र से। प्रथम 10 संख्याओं का योग तो 10 + 11 10 × 11 बटे 2, तो ये कट के आपका 55 आ गया। 55 ये आ गया और इसके बाद माइनस का 50 भी लिखा था तो यहां पर आगे क्योंकि -50 भी लिखा था तो इसमें 50 और माइनस कर दीजिए, 5 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा और ऐसे प्रश्न आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो आपको इस रूप में कोई भी प्रश्न ऐसे दिया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आपको उसको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, जैसे ऐसे 1 + 2 + 3 ऐसे करके इन्होंने 20 तक दे दिया और उसके बाद यहां पर माइनस कुछ भी 120 या 100 कुछ कर दिया, ठीक है, या प्लस कर दिया, तो ये वाला पार्ट आपका सॉल्व हो जाएगा n+1/2 से, क्योंकि प्रथम 20 संख्या है तो n की जगह बस आप 20 रख देंगे। ऐसे 20 × 20 = 21 और बटे 2, ये कट के 10 ये 210 आ गया। इधर वाला पार्ट 210 हो गया, -120 है, इसको घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्न कुछ भी बनाए जा सकते हैं और आप इनको आराम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप इसको समझ गए होंगे और इस तरीके के प्रश्न आप आराम से डील कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 540 बराबर, आपको देखिए एक पैटर्न दिया गया, 540 बराबर 2 की घात a × 3 की घात b × 5 की घात c, तो a + b + c क्या होगा। ठीक है, इसमें कई बार अलग अलग तरीके से कुछ भी दे सकते हैं, a × b - c, कुछ भी करके दे सकते हैं। आपको बस ये ABC पता हो, आराम से कर सकते हैं आप। तो बस सारा क्वेश्चन यहां पर है कि इसको अप्रोच क्या करें। तो इसमें 540 को गुणनखंड के रूप में कर लीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए, जैसे आप करते हैं कि 2 से 3 से काटते हुए। तो ये देखिए जैसे 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 से 3 14, 0, ये हो गया। फिर इसके बाद फिर 2 से कटेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10। फिर ये 3 से कटेगा, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, अभी भी 3 से कटेगा, 15 × 3 = 45, अभी 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, फिर 5 × 1 = 5। इस तरीके से जब आप कर रहे हैं तो आप ये देख पा रहे हैं कि यही संख्या अब किस रूप में दिख रही है। 2 कितनी बार है, 2 यहाँ पर 2 बार है तो आप इसको 2 की घात 2 लिख सकते हैं, गुणे 3 इसमें कितनी बार है, 3 बार है तो आप इसको 3 × 3 लिख लीजिए। 5 कितनी बार है, सिर्फ 1 बार है तो 5 की घात 1 लिख लेंगे। यानी ये संख्या अब इस रूप में आ गई। ये फैक्टर्स जो है गुणनखंड, इनको देख करके हमने देखा कि 2 कितनी बार 2 बार, 3 कितनी बार 3 बार और 5 1 बार। इसको ऐसे लिख दिया। अब जो भी आपको ज्ञात करना था ज्ञात कर सकते हैं। a + b + c बताना था और यहाँ देखिए 2 की घात a, ये वाला a है, 3 की घात b यहाँ है, यहाँ पर 3 की घात 3 है। इसका मतलब a ये वाला 2 हो गया और 3 की घात b ऊपर, यहाँ 3 की घात 3 है तो b का मान 3 हो गया। 5 की घात c ऊपर है, 5 की घात 1 नीचे। अगर इसकी तुलना करें इनकी आपस में तो देख रहे हैं c की जगह 1 दिख रहा है, तो ये ABC आपको मिल गया। 2 + 3 + 1 तो ये आपका 6 हो गया, 3 2 5 1 6। इस प्रश्न का उत्तर हो गया 6। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं और ऐसे क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जा रहे हैं। पिछले वर्षों में आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यूपी टेट, सुपर टेट सभी में ऐसे क्वेश्चंस दिए ही जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा गया है 0 3 4 7 9 और 5 से बनने वाली 6 अंकों की, यहां ध्यान रखें कि जो भी संख्या बनानी है 6 अंकों की ही बनानी है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो देखिए जब कभी ऐसे अंक दिए जाए 0 3 4 7 9 और 5, 6 अंक हैं, इनसे आपको 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने का तरीका यही कि पहले सबसे बड़ी संख्या लिख ले 9, फिर उससे छोटी 7, फिर उससे छोटी 5, फिर उससे छोटी 4, फिर 3 और फिर 0। इस तरीके से ये जो संख्या बनी ये सबसे बड़ी संख्या है। ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या, जो इन अंकों का प्रयोग करके 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। ऐसे ही सबसे छोटी संख्या, लेकिन कंडीशन ये कि वो 6 अंकों की ही होनी चाहिए। वैसे तो अगर हम इससे सबसे छोटी संख्या बनाए तो पहले 0 लिखेंगे, फिर उस सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे लिखते जाइए
तो जैसे 3, 0, 3, 4, 5, 7 और 9 इस तरीके से अगर संख्याएं लिख दें, ये आपकी 6 अंकों की संख्या नहीं मानी जाएगी, जबकि ये सबसे छोटी संख्या है, इन अंकों का प्रयोग करके बनने वाली सबसे छोटी संख्या। लेकिन सबसे पहले 0 लिखा, तो 0 पहले लिखा होता तो इसका कोई अर्थ नहीं होता, तो इसमें तो 5 ही अंक रह जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, पहले 3 लिख दें, जो ये 0 यहां था इसको यहां दूसरे नंबर पे पहुंचा दें। तो पहले 3 लिख दें, फिर 0 लिखें, और बाकी फिर उसी क्रम में 4, 5, 7 और 9 ऐसे लिखें। ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी इन अंकों का प्रयोग करके। क्योंकि आपने देखा जब 0 पहले हो रहा है तो इसमें 5 ही अंक माने जाएंगे, क्योंकि संख्या के पहले जैसे 17 लिखा है आगे 0 लगाते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं, ये 17 ही पढ़ा जाएगा। लेकिन 1 और 7 के बीच में 0 रख दें तो 107 हो जाएगा, ये 3 अंक माने जाएंगे। इसमें 2 ही अंक माने जाएंगे, 3 नहीं माने जाएंगे। इसलिए हमने क्या किया, इस 0 को यहां बीच में पहुंचा दिया, बाकी वैसे ही रहने दिया। अब इनका आपको अंतर बताना था, अंतर कर लीजिए। तो 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ 12 हो जाएगा, 7, 5 बचा, यहाँ पर 13 में से 5 ये 8 बचा, 4 में से 4 0, 7 और ये 6। ये आपका ऑप्शन बी में दिया गया है राइट आंसर आपके सामने। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्नों को आराम से डील कर सकते हैं। आई होप आप इनको अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। तो आप सभी अपने फ्रेंड्स को जोड़ते रहें और यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी के लिए जो लेक्चर्स इधर मिल रहे हैं उनको लगातार देखते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।